मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं वो खबरें जिसका सरोकार आपसे होता है। देश के कोने कोने में मजबूत पकड़ रखने वाला न्यूज 18 नेटवर्क न सिर्फ सटीक खबरें दिखाता है बल्कि समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और विकास जैसे बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष आयोजनों के जरिए जनता की आवाज भी बनता है। इस खास आयोजन के पीछे हमारा मकसद है वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट काल में बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियों और कोरोना के खात्मे के लिए गए अहम फैसलों पर चर्चा करना। इसी कोरोना काल में छठ महापर्व भी हुआ, विधानसभा का चुनाव भी हुआ, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार की नीति क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे सभी खास मेहमान, हमारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी से। लेकिन सबसे पहले हम आभार प्रकट करना चाहेंगे अपने उन साथियों का जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी विजन कम्युनिकेशन का, जो कि हमारे प्रेजेंटर हैं और जिनकी वजह से ये कार्यक्रम आज आयोजित हो पा रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने एसोसिएट स्पॉन्सर्स मोदी एलर्जी क्लिनिक का, गैस्ट्रिक IVF का, कमल ज्वेलर्स का, साथ ही हमारे पार्टनर्स का हार्ट हॉस्पिटल, एलर्जी होम्यो क्लिनिक, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, शोभित यूनिवर्सिटी, अभिमन्यु मोनोजिंक, माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एमबे शक्ति, आयुष्मान फर्टिलाइजर्स, समाजसेवी दिलीप राय बलवानी जी का, जिनकी वजह से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है। और आइए अब इस स्वास्थ्य चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेशन के साथ। इस सेशन का नाम है कोरोना, स्वास्थ्य और चुनौतियां। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्वास्थ्य जगत से जुड़ी हुई कुछ दिग्गज हस्तियों को, जिसमें पहला नाम है डॉक्टर संजीव कुमार जी का, जो कि नोडल ऑफिसर हैं कोविड के एम्स पटना में। प्लीज सर मंच पर आ जाएं। डॉक्टर पूर्णानंद झा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, नोडल ऑफिसर कोविड PMCH पटना के हैं। प्लीज सर। डॉक्टर अजय सिन्हा मंच पर आ जाएं, नोडल ऑफिसर हैं कोविड NMCH पटना के। प्लीज सर। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, नवनिर्वाचित नेशनल प्रेसिडेंट, IMA के जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब प्लीज मंच पर आ जाएं। और अब मैं आग्रह करूंगी न्यूज 18 पटना ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी से कि मंच पर आएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे जो पटना एम्स के नोडल ऑफिसर हैं संजीव कुमार, उनसे चर्चा शुरू करेंगे। संजीव जी, बिहार को किस रूप में आप देखते हैं? कोरोना वायरस से निपटने में बिहार कितना कारगर रहा? जब कोरोना के शुरू में मरीज पूरे देश में, दिल्ली और महानगरों में थोड़ा पहले आया, बिहार में थोड़ा लेट से आया, तो ऐसे भी थोड़ी खुशखबरी थी कि शायद हो सकता है कि बिहार में ना हो उतनी भयावहता। लेकिन बिहार की जनसंख्या, यहाँ की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से ये अंदेशा जरूर था कि आएगा तो हो सकता है कि महामारी बहुत भयानक दृष्टि ले। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो कि लोगों को ये समझाना कि कोरोना है क्या, कैसे बचा जाए, और अस्पताल में जो SOP बनाया उसमें सारी चीज़ों का बारीकियों से हमने अध्ययन करके बनाया कि मरीज की एंट्री कैसे होगी, उनके परिवार वालों को क्या समझाना है। ये सारी चीज़ें एक सिस्टम से बनाएगी, तब जाके हम बिहार के कोरोना मरीज को कुछ उनके बचाव के लिए, कुछ उनके रोकथाम के लिए हमने एक मॉडल तैयार किया, और पटना मॉडल मुझे खुशी है कहने में काफ़ी सफल रहा। हमारे साथ जो NMCH के कोविड नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर अजय सिन्हा, पुराना कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ वायरस कि ब्रिटेन में नया स्ट्रेन आ गया है और खलबली मच गई है दुनिया में, तो अपने तजुर्बे से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बीमारी 100 साल के बाद आई है, इस तरह की बीमारी। तो हम लोगों ने बैठ के अपना एक प्लान चॉकआउट किया, और जब 22 तारीख को पहला मरीज कोरोना पॉजिटिव आया, तो हम लोगों को सबसे पहले निपटने में, दहशत से निपटने में हम लोगों को ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। नालंदा मेडिकल कॉलेज शुरुआत में हमारी थी, और लेकिन हम लोगों ने चलाया
और अभी भी जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, जैसे इस महीने की 22 तारीख तक हमारे पास जो भी सीरियस पेशेंट आए हैं उसको हमने, जो हमारे पास आईसीयू है उसमें हमने रखा है, और हमारी मोर्टेलिटी दर किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटर से ठीक है। पीएन झा हैं, नोडल ऑफिसर हैं पीएमसीएच के पटना के। पीएन झा जी, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि अब नए तरीके से कोरोना के जो संक्रमण हो रहे हैं उससे बचा जाए। जैसे हम लोग ने शुरू में अपना देश ने लॉकडाउन किया, बाहरी फ्लाइटों को रोका, उस तरह से अगर किया जाए तो स्ट्रेन नहीं आएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो स्ट्रेन आया था उससे भी यहाँ दहशत के कारण ही बहुत सारी परेशानियाँ पैदा हुई। अगर वो नहीं रहता तो परेशानियाँ इतना नहीं रहती। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। नया स्ट्रेन आएगा भी तो भी उससे निपटने में कारगर है हमारी व्यवस्था। संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी, अब लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो पूरी आबादी को कब तक कवर करेगा, कितना वक्त लगेगा। कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक हैदराबाद का बनाया हुआ इंडिया में, उसके फेज़ 3 ट्रायल में है, और जो वैज्ञानिक मानक हैं उसके अनुसार फेज़ 3 ट्रायल सफल होने पे ही सरकार अनुमति देगी वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को। 3rd फेज़ के ट्रायल का ये टारगेट है कि इस महीने के अंत तक अगर हम पूरे देश में 28 से 30 हज़ार लोगों को इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना है। अगर ये सफल हो जाता है तो जनवरी तक ये वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। उम्मीद है कि जनवरी तक वैक्सीन बाजार में आएगी। हमारे साथ डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह हैं जो IMA के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। कोरोना से निपटने में आप जो है वैक्सीनेशन के अलावा आप मानते हैं कि प्रिवेंटिव केयर भी ज़रूरी है और हेल्थ केयर में और भी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए? कोरोना से निपटने का तो सबसे है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। देखा गया है जो मास्क नहीं पहनते हैं उन्हीं को प्रॉब्लम होता है, जो मास्क पहनते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। फ्रिक्वेंट वॉशिंग हैंड, अपना हाथ बार बार साफ रखिएगा, वो भी बहुत कारगर है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो प्रधानमंत्री के शब्द हैं उसे याद रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन की तरफ, जिसका नाम है कोरोना और निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल से, डॉक्टर गौतम मोदी, कंसल्टेंट एलर्गोलॉजिस्ट, मोदी एलर्जी क्लिनिक, प्लीज सर। डॉक्टर वसीमुद्दीन, कोविड इंचार्ज, उदयन हॉस्पिटल, प्लीज सर मंच पर आ जाएं। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर, प्लीज नाउ। सबसे पहले डॉक्टर सत्यजीत जी, आपसे ही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड काल में हेल्थ केयर को लेकर काफ़ी बातें होने लगी, लोग इसके बारे में सोचने लगे। इनफैक्ट सरकार ने भी जो बाकी क्षेत्रों पर खर्च कर रही थी उसे कम करके उनकी कोशिश ये रही कि किस तरह से कोविड से निपटा जाए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार पर जितनी जिम्मेदारी आ गई, ऐसे में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पर भी आ गई है, निजी क्षेत्र पर भी आ गई है? पब्लिक सेक्टर जहाँ है वहाँ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक हेल्थ का और बेसिक हेल्थ का। लेकिन महामारी एक ऐसा चीज़ है जो किसी टेक्नोलॉजी और किसी बिजनेस का चीज़ नहीं है, ये समाज का चीज़ है। और इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है कि सरकारी अस्पताल है कि निजी अस्पताल है। निजी अस्पताल को खुद अपने आप वॉलंटियर करना चाहिए, जो सारा दुनिया में हुआ है। तो हम अपने डॉक्टरों को अपने बच्चे कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे की तरह हैं। हम बच्चों को अपने आप खड़ा हो करके 24 घंटा उनको प्रोत्साहित किए। और हम लोग जिस पीरियड अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, जब तक कि ये लॉकडाउन कम नहीं हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने इमरजेंसी ऑपरेशन किया। बड़ी एक कामयाबी इसे डॉक्टर्स की कहा जा सकता है। डॉक्टर गौतम मोदी जी, एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम रही, समस्या रही इस दौर में कि एलर्जी किसी को हो रहा है, किसी को छींक आ रही है, इस तरह की अगर दिक्कतें आ रही है तो लोग समझ लेते हैं कोविड है। तो इससे आपने कैसे डील किया? जहाँ तक मेरे विभाग का सवाल है तो इसमें मुख्य रूप से एलर्जी में नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी, सर्दी, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। कोरोना में लॉकडाउन तो 2 महीने तक किसी तरह से निकला। उसके बाद ज्यों ही मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, इस तरह के मरीजों का संक्रमण बढ़ता है। तो हम लोगों ने 1 जून से ही मोदी एलर्जी क्लिनिक ने
बिल्कुल तमाम सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सामान्य रूप से कार्य करना शुरू किया, ताकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि 50% से ज़्यादा लोग, जो पता चला कि 10 वर्षों से हर चेंज ऑफ सीज़न में, ऋतु परिवर्तन में थोड़ी बहुत सर्दी खांसी बुखार होता है, वो भयभीत हो जाते थे। वो हमारे यहाँ पहुँच जाते थे, फ़ोन करते थे और सामान्य रूप से उनको अटेंड किया गया, उनकी सारी दवाओं को, उनके इलाज को बताया गया। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी, आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में जो है अभी भी थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि ये ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वैसे में इस बहुत ही सेंसिटिव मैटर को कोविड के दौर में अगर हम देखें तो वो कितना हाईली सेंसिटिव हो जाता है, तो किस तरीके से आपने इसको डील किया है? डाउट्स बहुत हैं हमारे इस फील्ड को लेकर, पहले भी थे, अब तो कुछ ज़्यादा ही डाउटफुल हो गए थे लोग। बट अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ये भी हुआ कि इस दौरान जब लोगों को कुछ काम, सारे काम बंद हो गए थे, तो उनको ये सब लोगों को समझ में आया कि हाँ, परिवार और उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया, और कई लोग इस वजह से भी अब ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास टाइम काफ़ी था। हम लोगों को भी इनिशियली काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी, मैं कहूँगी, अब्रप्ट मैनर में हुआ था। बहुत सारे ऐसे हमारे मरीज़ थे जिनका स्टिमुलेशन चल रहा था, जिनके साइकिल्स ऑन थे, बट हमें बीच में रोकना पड़ा, और हमारा स्पेशली वो रेड जोन एरिया में था, पर फिर भी हम लोगों ने जो एसेंशियल सर्विसेज थे उसको बंद नहीं किया, उनको हम लोगों ने जारी रखा और नॉन एसेंशियल्स को डेफर करते गए। हमारे सारे स्टाफ इंक्लूडिंग द डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है एंट्री पर, और मास्क इंश्योर करते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन करते हैं, और शूज़ और वो सबको बाहर करके तभी अंदर आना है, और एक एक करके चेंबर में आना है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने डेली प्रैक्टिस में लेके डेफिनेटली, और जाहिर तौर पर आप अगर कुछ लोगों को भी एजुकेट कर पाते हैं इसको लेकर तो वो बड़ा फ़ायदा होता है। डॉक्टर सत्यजीत जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर, और निजी क्षेत्र के इसमें कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं? जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आ रहा है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, एक्सेसिबिलिटी इतना मुश्किल है, और फिर हम नहीं जानते कि कोल्ड चेन कितना मेंटेन होगा। तो मेरा एक अनुमान है कि अगले एक साल से ज़्यादा तक कुछ न कुछ कोविड पेशेंट आएंगे, और रूबन इज प्रिपेयर्ड एक अलग बिल्डिंग में कोविड, एक्चुअली इसी की जरूरत है कि आप सिर्फ डॉक्टर की भूमिका में ना हो, बल्कि आपकी भूमिका एक समाज सेवी की हो जाती है। आप हर किसी के बारे में नजरिए से सोचते हैं। एज ए मैनेजर ऑफ रनिंग अ हॉस्पिटल, आई एम मोर सोशल, तो हम 50 बेड्स का एक्सक्लूसिव कोविड हॉस्पिटल फॉर नेक्स्ट मोर देन अ ईयर आई हैव डेडिकेटेड। वैक्सीनेशन जो आएगा उसको लेना है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड से इसको बनाया गया है। डॉक्टर वसीमुद्दीन जी, निजी सेक्टर को अगर आगे तक नहीं बढ़ाया गया, चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है सरकार के ऊपर, हम ये सोचें कि सरकार अकेले सब कुछ कर लेगी तो ये संभव नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता है कि निजी क्षेत्र को और आगे बढ़ना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए? ऐसा होता है कि लिमिटेशन एक हो जाता है कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा वो ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन गाँव तक उनकी मदद नहीं पहुँच पा रही है। सरकारी क्षेत्र में इनकी तरफ से कहीं पर कोई कमी, कोई कसर नहीं, ये हम मानते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने लेवल से जितना भी कार्य किया है, चाहे वो एनएमसीएच में, चाहे पीएमसीएच में, चाहे आईजीआईएमएस में, चाहे एम्स में, वो बहुत ही सराहनीय है। सरकारी हॉस्पिटल में पूरा लोड दे दिया जाए और सभी का इलाज प्रॉपर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। तो निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल को उसमें इन्वॉल्व होना ही होगा। और रही बात सिर्फ शहर की, तो इसमें हम कतई नहीं मानेंगे, इसको ग्रामीण क्षेत्र तक भी जाना चाहिए। डॉक्टर वंदना, आपके ऊपर जब आप पेशेंट को ट्रीट करती हैं तो 2 जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, तो उस चीज़ को कैसे आप बैलेंस बनाती हैं? इस दिशा में मैं ये बताऊंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा है, जो कि हेल्प भी करता है और वेल टेकन भी होता है, वो है प्रॉपर काउंसलिंग। हम बहुत टाइम देते हैं अपने पेशेंट को, उनका प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, काउंसलिंग करते हैं, उनसे कंसेंट्स लिए जाते हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चनर होता है जो उनको फिल करना होता है। चेकअप्स, हम लोग उनके जो प्रीलिमिनरी चेकअप्स होते हैं वो सारे करवाते हैं। और अगर बिल्कुल भी वो, क्योंकि ये एक ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, तो मुझे उन लोगों को ये भी एजुकेट करना है कि इमरजेंसी नहीं है तो इसको हम तभी करेंगे जब
सब कुछ 100% तरीके से मैं सेफ फील करूंगी आपके लिए जी, क्योंकि आपकी जान सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जान जो पेशेंट की है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग, क्वेश्चनर्स, स्क्रीनिंग एंड देन जो मैंने आपको बताया हमारे सारे पूरा वेल प्लान्ड होता है। बिल्कुल वेल प्लान्ड होता है। डॉक्टर गौतम मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखा कि किस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ, जहां पर हजारों मामले आ रहे थे बिहार में, लेकिन ये कंट्रोल रहा। तो क्या आप ये मानते हैं कि बिहारियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, या फिर ये जो पूरा क्रेडिट है आप सरकार के ट्रीटमेंट को या फिर जो निजी क्षेत्र ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको देना चाहेंगे? सरकार, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी डॉक्टर्स सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में इस मुहिम से जुड़े रहे हैं, ये उनके अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज वाकई में कोरोना ने उतना कहर नहीं बरपा पाया बिहार में जितना हुआ था। और मोदी एलर्जी क्लिनिक व्यक्तिगत रूप से हर वो मरीज को जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, समझदार है, जानकार है, हम लोग उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन का मुहिम का सदस्य बने, क्योंकि वैक्सीन आज नहीं तो कल हम सभी लेंगे, लेकिन इस क्रम में खुद वॉलंटियर करके लेने से निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक मुहिम का हम हिस्सा बन सकते हैं। डेफिनेटली। बहुत धन्यवाद डॉक्टर्स, आप हमारे बीच आए और इतनी अहम जानकारियां हमें दी कोविड को लेकर। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्य अतिथि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी को कि मंच पर आए। आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके कंधों पर सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी रही कि किस तरीके से जो है कोरोना से लड़ाई लड़ सकें और नीतियां बनाई, कोविड को कंट्रोल किया, बिहार की स्थिति बाकी जगहों से बेहतर रही। कैसे आपने किया, आप शेयर करें। स्वास्थ्य एवं समग्र विकास, इस विषय पे परिचर्चा का आयोजन न्यूज़ 18 की तरफ से किया गया है। मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 चैनल को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जनता कर्फ्यू लगी इस देश के अंदर, या हम सब लोग घरों में कैद हो गए, इस प्रकार का वातावरण और परिवेश परिस्थितियां 108-10 साल पहले भी बनी थी। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ये भारत में, बिहार में इस तरीके से आ जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन जब WHO के द्वारा जनवरी के महीने में यह बताया गया भारत की सरकार को कि ऐसा वायरस मानव जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है और यह वायरस अब चाइना से स्प्रेड करके दुनिया के दूसरे देशों की ओर बढ़ रहा है, भारत की सरकार ने जैसे ही WHO से जानकारी मिली, उसके बाद से तुरंत भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक करके पूरे देश के अंदर अलर्ट जारी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने आके यह अपील की थी कि वह घरों के अंदर रहें। पहली बार 15 दिन तक घर के अंदर रहने का आग्रह, अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई राजनीतिक मंच समझ के मैं बात नहीं कह रहा, एक बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर के नाते मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी से बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआती दिनों में जो मार्च और अप्रैल का महीना था, 15 मई तक का, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हमारे अस्पतालों के अंदर जो पब्लिक सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स थे, उन हॉस्पिटल्स के अंदर जो फैसिलिटी हम आज दे रहे हैं, उस वक्त हमारे पास नहीं था, उसको हमने बनाया है आज। सारे लोगों ने, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स स्टाफ थे, नर्सेज हमारी थी, हमारे जो पुलिस के स्टाफ थे, हमारे जो स्वच्छता कर्मी थे, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान किया। मैं कह सकता हूं, दुनिया के कुछ बहुत ही छोटे देशों को छोड़ दीजिए तो दुनिया के जितने भी बड़े नामचीन देश हैं या बड़ी आबादी वाले देश और राज्य हैं, उन सभी राज्यों की अपेक्षा में यदि बिहार को हम देखेंगे तो बिहार का रिकवरी रेट आज दुनिया में सर्वाधिक है। आज 97.53% हमारा रिकवरी रेट है। हम लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे कराया, और जब हाउस टू हाउस सर्वे कराया तो शुरू के दिनों में कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया,
लेकिन बाद के दिनों में देश के कई राज्यों ने जिस पॉलिसी पे हमने चल के घर घर में जाके मरीजों को खोजने का काम किया था, देश के कई राज्यों में इस काम को किया गया और सफलता भी मिली। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो वैक्सीन बनाने के काम में लगे हैं इस देश के अंदर या देश के बाहर, सभी का प्रयास है कि जल्द से जल्द कोरोना का टीका बनके तैयार हो जाए। जो जानकारी है उसके अनुसार यह है कि देश में 30 करोड़ का डोज पे आएगा। जो टीका देने वाले लोग होंगे, टीका देने में प्रबंधन के जो लोग होंगे, टीका के ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था होगी, टीका के जो स्टोरेज की व्यवस्था होगी, इन सारे सिस्टम्स को हम सब लोगों ने बना लिया है। बिहार में हम सब लोगों ने तय किया है, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि बिहार में कोरोना का जो टीका होगा वह हम मुफ्त में देने का काम बिहार के लोगों को करेंगे। यह भी हम सब लोगों ने तय किया है। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो संकट आया था, इस संकट से हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं और बहुत शीघ्र आगे आने वाले कुछ महीने में हम सब लोग पूरी तरीके से इस संकट से उबर जाएंगे। बहुत धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री जी। अब वक्त हो गया है कि हम आगे बढ़ें और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करें और एक एक करके अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने कोरोना वॉरियर्स को। डॉक्टर संजीव कुमार, नोडल ऑफिसर कोविड एम्स पटना, प्लीज सर जोरदार तालियां हो जाएं इनके योगदान के लिए, इनके कार्य के लिए, कोविड काल में जो इन्होंने कार्य किया है। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पूर्णानंद झा जी को, नोडल ऑफिसर कोविड PMCH पटना। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अजय सिन्हा जी को, प्लीज सर, नोडल ऑफिसर कोविड NMCH पटना। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को भी मैं बुलाना चाहूंगी, सर प्लीज मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह को, जो कि सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं रूबिन मेमोरियल हॉस्पिटल के, सब प्लीज। डॉक्टर गौतम मोदी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने कही, सम्मान ग्रहण करें। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वसीमुद्दीन जी को, प्लीज मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें, सब प्लीज। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी प्लीज मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। सर आपका बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 बिहार के एडिटर प्रभाकर कुमार मंच पर आए और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने।